सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं जनाब फ़खर रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और जनाब मलिक फ़ैसल एडवोकेट, ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के, लाहौर हाई कोर्ट बार पिंडी बेंच, और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं बड़े ज़बरदस्त। इनको हमने देखा अक्सर ये मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ गरीब लोग बेचारे साइल होते हैं, तो मलिक साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे बड़े अहम हैं। ज़्यादातर वो कानूनी मामलात हैं लेकिन सियासी भी हैं, क्योंकि मुझे लगता ये है कि आने वाले चंद हफ्ते, चंद महीने सियासत के जो इश्यूज़ हैं उनका फ़ैसला सियासी मैदानों में नहीं होगा, बल्कि अदालत, कमरा अदालत में होगा। आज एक तो जस्टिस बाबर सत्तार, पूरा पाकिस्तान आज उनको सलाम पेश कर रहा है। आज उन्होंने जिस तरीके से केसेस को कंडक्ट किया, और वो केस थे शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के, पीटीआई के रहनुमा। इनको एमपीओ के तहत पुलिस पकड़ती थी, अदालत उस ऑर्डर को सेट असाइड करती है, लेकिन ये बाहर निकलते हैं तो फिर इनको पकड़ लेते हैं। और आज जो शहरयार अफरीदी साहब जब वहाँ पर थे तो तकरीबन आई थिंक 94 डेज़ उनको हो चुके हैं गिरफ़्तारी के। 7 ऑर्डर्स जो हैं एमपीओ के तहत उनके ख़िलाफ़ उठाए गए और सारे ही ऑर्डर सेट असाइड हुए। तो आज वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी अहम गुफ्तगू, और फिर उनकी रिहाई का हुक्म, और उसके साथ फिर आईजी इस्लामाबाद और जो हैं चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको ज़ाती तौर पर ये कहा गया, उनको कहा गया कि आप ज़ाती तौर पर रिस्पॉन्सिबल होंगे इनकी सिक्योरिटी के, इनको ये अपने घरों में रहेंगे और अब इन्हें कोई दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम मुकदमा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, उसमें ये जो ऑब्ज़र्वेशन आई, जो जजेस का जो फ़ैसला आया, वो बहुत अहम फ़ैसला कि अगर 22 अगस्त को फ़ैसला नहीं सुनाया बेंच ने, तो फिर ये जो उनकी जो गिरफ़्तारी का ऑर्डर है ये बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक फ़्री शहरी होंगे। ये आज का जो मुकदमा था उसकी अहमियत बहुत थी, इसलिए कि ये फ़ंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक़ है। पाकिस्तान के अंदर जो, जैसा कि बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जो जुडिशल क्रिमिनल सिस्टम है उसको एक मजाक बना दिया गया है। अदालत से आप फ़ैसला लेके बाहर निकलते हैं और किसी और केस में आपको पकड़ लिया जाता है, या उसी केस में फ्रेश ऑर्डर के तहत। लेकिन उन्होंने और भी जो एक हमारे सिस्टम की आयरनी है उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह की सूरत हाल राना सनाउल्लाह के सामने थी, उनको भी बार बार एमपीओज़ के तहत गिरफ़्तार किया जाता था और बिल्कुल यही दलाइल दिए जाते थे जो अब दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली जब ये जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो इनका कंडक्ट डिफरेंट हो जाता है, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये डिफरेंट। तो आज मैंने देखा मलिक फ़ैसल साहब भी मौजूद थे अदालत में और शहरयार अफरीदी साहब के साथ बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो जनाब, आज जो बाबर सत्तार साहब ने जो जिस तरीके से सवाल किए और जो उन्होंने ऑर्डर किया, बड़े अरसे के बाद हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुझे तो एक दफ़ा ऐसा लगा कि जैसे शायद हम जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में। सर, सबसे पहले बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज मैं कहना ये चाहूँगा, जो हुक्म पास किया बाबर सत्तार साहब ने, ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, मेरे जहन में वो फ़िक्रा आ रहा था कि ना सिर्फ इंसाफ हुआ बल्कि इंसाफ होते नज़र आया। एमपीओज़ के जो ऑर्डर्स थे, 7 ऑर्डर्स किए गए शहरयार अफरीदी साहब के मुतल्लिक, और उनकी जो तरतीब थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पहला एमपीओ का ऑर्डर ख़त्म होता है, उसकी एक्सपायरी पे दूसरा एमपीओ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जब दूसरा ख़त्म होता है तीसरा जारी कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो शहरयार आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ 2 क्रिमिनल केसेस भी इन्होंने दर्ज किए हुए गवर्नमेंट ने,
एक रावलपिंडी के आर्य बाज़ार थाने का FIR है। आर्य बाज़ार के केस में शहरयार आफरीदी साहब को ज़मानत दी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने, और उस केस में जब उनको ज़मानत मिली तो उसके फ़ौरन बाद दोबारा उनको MPO में उठा लिया गया। फिर दोबारा एक और केस था थाना न्यू टाउन रावलपिंडी का, उसमें भी शहरयार आफरीदी साहब को डाला गया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई 30 दिन की। एंटी टेररिज्म जज साहब हैं जो रावलपिंडी के, उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। और क्योंकि मैं इत्तफाक से उस केस में था, मुझे उन प्रोसीडिंग्स का इल्म है, तो जो ही शहरयार आफरीदी साहब को अदालत ने डिस्चार्ज किया, डिस्चार्ज टेक्निकली हम लॉयर्स यूज़ करते हैं लफ्ज़, इसका सादा ज़ुबान में मतलब ये होता है कि किसी फौजदारी मुकदमे में बरी हो गए आप, कोई बरी होना और होता है सर, मतलब कोई प्रेमा फेशी एविडेंस नहीं है आपके खिलाफ। हाँ। तो उस वक्त अदालत उस शख्स को फौरी तौर पे रिलीज करने का, रिहा करने का हुक्म देती है। अब जो ही वो हुक्म होता है तो मैंने ये महसूस किया कि पुलिस में एक पैनिक था, उनके पास कोई प्लान B नहीं था, नज़र ऐसा आया उस दिन। और फिर उन्होंने विद इन अ टाइम ऑफ 15-20 मिनट्स उसी तारीख का रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर का एक MPO का ऑर्डर लाया, और वो MPO का ऑर्डर ला के तो अदालत के हुक्म को गैर मौसर करने की कोशिश की गई। असल में इस बेसिकली यही सवाल है। देखिए, एक इंडिविजुअल का केस तो है शहरयार आफरीदी का, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अदालत ने जो आज कंडक्ट किया है जिस तरीके से, आज उन्होंने, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में हमने देखा कि ये हुआ, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, इससे पहले तारिक जहांगीरी साहब ने कुछ फैसले दिए, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि आप जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसका मजाक ना उड़ाएं, इट्स ए मॉकरी। और क्या आपके पास एविडेंस है कि आप ये जारी कर रहे हैं? 8 तारीख को जो आपने जारी किया है ये ऑर्डर, मैं भी इस्लामाबाद में था, उन्होंने कहा मुझे बताइए कि क्या 8 तारीख को ऐसी इमरजेंसी आ गई थी? और एक बात, जिस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि ये अडयाला जेल के अंदर वकीलों के ये कंस्पिरेसी कर रहे थे, जैसे उन्होंने पूछा कैसे, कि ये वकीलों और रिश्तेदारों के ज़रिए ये लोगों को पैगाम भिजवा रहे थे, उनको उकसा रहे थे। तो वो जो मरवत साहब हैं उनके वकील, उन्होंने बताया कि 1 महीना 24 दिन हो गए, इस सारे अरसे में सिर्फ मैं इनसे मिला हूँ, आप जेल हुकाम का रिकॉर्ड निकाल लें। और जज साहब ने जो बात कही, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि डू यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? आप ये कह रहे हो कि अडयाला जेल जो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, उसके अंदर एक कंस्पिरेसी चल रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर अदालतों पर हमला करने की। तो आप हमें बताइए, मुझे बताइए कि आपने क्या किया उसके लिए? क्या कुछ जेल हुकाम के हवाले से बात की, या जिन लोगों से ये बात कर रहे थे, जिनको उकसा रहे थे, कोई उनके नाम, कोई उनका हवाला? तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो व्हाई आर यू मेकिंग मॉकरी ऑफ दिस? एक बिल्कुल उन्होंने जो वाज़ेह पैगाम दिया कि आपने हमें मजबूर कर दिया इस तरह के ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि यू गाइज आर मेकिंग मॉकरी। और फिर उन्होंने कहा कि आपके चार्जेस फ्रेम होंगे आपके खिलाफ। तो मुझे ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि अब चार्जेस फ्रेम करना डिप्टी कमिश्नर के लिए, फिर वो जो SP हैं ऑपरेशंस, उनके लिए IG पुलिस को कहा है कि आप भी पेश करें एक रिपोर्ट अपनी, और चीफ कमिश्नर से भी। तो मामला बहुत संजीदा, और एक तो मैसेज एक जा रहा है गवर्नमेंट को कि डोंट डू इट अगेन। सर, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मैं इस पे ये अर्ज़ करूँगा कि आज एक आइनी अदालत ने एक पाकिस्तानी शहरी को उसके आइनी हकूक़ देते हुए, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब का आपने जिक्र किया, और वो जो जनाब फरमा रहे हैं प्रोसीडिंग्स, एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर साहब से जवाब मांगा गया कि आपका एक MPO का ऑर्डर पहले सेट असाइड हो चुका है, तो दोबारा MPO का ऑर्डर आपने किस बुनियाद पे जारी किया? तो वो एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि ये शख्स जिसका नाम शहरयार आफरीदी है, ये जेल में बैठ के ये इससे जो भी मुलाकात करने जाता है उसको ये उकसा रहे हैं। जज साहब ने ये पूछा कि ये जेल में बैठ के कैसे उकसा रहे हैं, तो उसका कोई वो जवाब ना दे सके, कोई सब्सटेंस नहीं था। और जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की सर, ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बड़ी अहम है। जज साहब ने अपने हुक्म में फरमाया कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब सेटिस्फाई नहीं कर सके अपने जवाब से अदालत को,
और अदालत ने वहाँ पे जो स्टेट की तरफ से वहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल यू आर द प्रोसिक्यूटर, उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है डिप्टी कमिश्नर को उन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं, जो अदालती हुक्म जब आता है उसको इतना लाइटली इन लोगों ने लिया। वैसे जज साहब ने कहा कि आप अपने वकील से मशवरा कर लें, आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 महीने है। बिल्कुल जज और जॉब तो गई। हाँ बिल्कुल, जज साहब ने आइन का, कानून का वो हवाला जात दिए जिसके मतलब गवर्नमेंट के वकला के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तो यही वजह थी कि शरियार रिलीज अफरीदी को, शानदाना गुलजार भी उनका भी सिमिलर केस, आइडेंटिकल केस था। शरियार अफरीदी का थोड़ा सीरियस केस था सर, नहीं, लेकिन वो तो जो शानदाना गुलजार ने बताया जनाब फ़खर रहमान साहब, मुझे पता है आप बड़े खफा से एक साइड पे मुंह करके बैठ गए भाई। वो उन्होंने भी यही कहा कि मैं अपने घर में बैठी थी और मास्क पहने चंद लोग आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया उनके पास। मैंने कहा वारंट है, कोई वारंट नहीं है, और मुझे वो ले आए इधर उठा के। तो उनके बारे में भी यही ऑर्डर, उनको उनके घर ये कहा कि आप शानदाना भी अपने घर रहेंगी और अफरीदी साहब भी, और आईजी पुलिस इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो आएँ। और फिर एक और बात उन्होंने कही कि यहाँ पे लोग उठा लिए जाते हैं, पता नहीं चलता उनका, और जिस पर आईजी साहब ने बड़ा वो कहा कि नहीं जी वो आ भी जाते हैं, लोग खुद से आ भी जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो एक मौके पर थोड़ा बड़ा कंटेम्पचुअस वो लहजा था आईजीपी का। उन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी वहाँ पर कि लेट मी से ऑन द रिकॉर्ड नो टेररिज्म, नो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान, प्ला प्ला प्ला। तो जज साहब ने कहा जस्ट फोकस ऑन द केस, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दें, यहाँ पे सियासत ना करें, ये आ जाएं इस पे। तो आईजीपी जो है उन्होंने अपने वो लॉयल्टी जो है, मुझे नहीं पता क्योंकि वज़ीर दाखिला तो है नहीं, वो किसको लॉयल्टी शो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, लेकिन आज शांतो यू शुड हैव बीन देयर, क्योंकि मैंने आज अदालत में बड़े अरसे के बाद वहाँ पर मैंने जज साहब ने, अगर मैं ये कहूँ ना कि उनसे सवाल, बड़ा लहजा बड़ा अच्छा था, बड़ा नरम लहजा था, सवाल बड़े सख्त थे, सिस्टम को एक्सपोज कर रहे थे, जो मौकरी इन्होंने बनाई है, जिस तरह कानून से खिलवाड़ किया है, और इनके पास कोई जवाब नहीं था। दीज वर वर्थ सीन, अंदर जो मनाजर थे। बहुत शुक्रिया समीर। देखें 2-3 चीज़ें जो थी वो आज बड़े अच्छे तरीके से खुलकर सामने आई, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बात थी वो ये थी कि जुडिशरी ने की जानिब से जो है वो मामलात ओपन कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक रिमार्क्स आए, मैं सल्यूट करता हूँ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने इसी तरह के केस में एक पोजीशन ली थी और फिर उसके 20 मिनट के अंदर वो रिहाई जो थी वो पॉसिबल हो गई थी। आज आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर्स, या आप इसको फैशिज़म कह लें, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो था, ये जिस तरह से ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी ये जो जितने भी ये केसेस हैं, अगर आप इसको देखें तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें एक तरमीम करके मेंटेनेंस ऑफ मेंटल ऑर्डर जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि किसी का दिमाग कहीं पागल है और वो ये कहता है कि ये बंदा यहाँ से बरी होगा, तो इसको फौरी तौर पर जो है ना आपने गेट से, पूरा उन्होंने सीक्वेंस बताई कि एक जगह से जब एक्सपायर हो रहा है उनका एमपीओ के तहत ऑर्डर, तो कहीं डिप्टी कमिश्नर को हाट जारी कर रहा है, कहीं डिप्टी कमिश्नर जेलम जारी कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर पिंडी जारी कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और इस कोऑर्डिनेशन से टू इंश्योर कि शहरयार अफरीदी बाहर ना रह सके। एग्जैक्टली सर, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये आज जो चीज़ अदालत के सामने अदालत ने समझाने की कोशिश की है कि अच्छा, मैं एक अदालत ने तो बड़ा समझाया, मैं अभी हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, जी जी, मैं उनको सुन रहा था, एक उनका मौलवियों वाला अंदाज़ था बड़ा ख़तीबाना, और उसमें वो कह रहे थे ये वही शहरयार अफरीदी हैं जिन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केस किया था। शहरयार अफरीदी ने तो नहीं किया था, वो तो एंटी नारकोटिक फोर्स ने किया था, और वो सारी कार्रवाई ANF ने करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरयार अफरीदी को बिठाया, और शहरयार अफरीदी ने कसम उठाई कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। जब हमने उससे पूछा कि आपने कसम क्यों उठाई, उन्होंने कहा मुझे जिन्होंने बिठाया था उन्होंने कसम खा के कहा कि ये बात सही है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर हसन ने ये बात जो कही
जी जी, मैं आता हूँ आपके साथ। तो वो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें तो इधर भी सियासी केस तो है नहीं, उसमें कोई जान तो है नहीं। जहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात है, तो आज जिस तरह से कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट जो है थी वो वाजे हो गई, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी, ये ऐसे नहीं हवा में बात नहीं की है, ये अक्रॉस द पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस केस के हवाले से मैसेज चला गया, बहुत बड़ा मैसेज गया आज कि ये मौकरी ना बनाए और ये जो कोर्ट सेट ऑर्डर को सेट असाइड करती है दोबारा ना। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए वो राना सनाउल्लाह साहब के केस की बात की गई, लेकिन थी तो वो ज्यादा, देखिए ज्यादती थी। देखिए ना, मैंने पहले उस दिन में प्रोग्राम किया था जी। और मैं ये बात अब इसलिए ज़रा कंफर्टेबल हूँ इसलिए कि अब राना साहब वजीर नहीं है, अगर ना वजीर होना तो फिर लोग कहते हैं पता नहीं शायद खुशामदाना। मैंने उस दिन भी कहा था राना सनाउल्लाह एक बुरा पॉलिटिशियन हो सकता है, आप उस पर 100 इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो मंशियात का स्मगलर नहीं हो सकता यार, खुदा के लिए ये काम मत करें। तब भी हमने ये बात कही थी, इट वॉज रॉन्ग। राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के केस में इम्प्लिकेट करना गलत था। मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को तासुर यही है कि गलत तौर पे इम्प्लिकेट किया गया, तो ANF के वो लोग जिन्होंने इन्वॉल्व किया उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए ना सर। इन लोगों को जो लोग गलत प्रोसीडिंग्स, वो तो फिर अगर आप उसमें सिर्फ ANF अकेली तो नहीं है मलिक साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले ये बात करूँगा कि अगर हम ये अपना लें कि जिसने गलत ऑर्डर किया है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी तो वाक़यातन ये मामला रुक सकता है और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए किसी एक को कहना कि उसके ख़िलाफ़ हो जाए उसके ख़िलाफ़ ना हो, सबके अगर अक्रॉस द बोर्ड कोई गलत जिसने ऑर्डर पास किया अगर उसको सज़ा मिले उस गलत ऑर्डर पास करने की, तो अगला बंदा फिर सोचेगा कि मुझे ये करना है या नहीं। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू हमारी जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की अदालतों की और मुकदमात की, जो सियासी जमातों के लोग ख़ास तौर पर PTI के लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। जो PTI के चेयरमैन हैं उनकी अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है और मुकदमा इसको जो सज़ा सस्पेंड करने की जो दरख्वास्त है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको फ़िक्स कर लिया 22 अगस्त के लिए। मलिक साहब 22 अगस्त को क्या होगा? सर 22 अगस्त को सस्पेंशन पे आर्गूमेंट्स होंगे और जो एपिलेंट काउंसिल हैं इसमें खान साहब अपील दायर की हुई है, तो इनके काउंसिल उस सस्पेंशन पे आर्ग्यू करेंगे और कोर्ट से ये इस्तदा करेंगे कि इसको जजमेंट को सस्पेंड किया जाए। एक तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ जो सेंटेंस है वो काफ़ी थोड़ा है, इन केसेस में आमतौर पे सेंटेंस जो है सस्पेंड हो जाता है। दूसरा, इस जजमेंट में अपेरेंटली इतने लैकूनाज हैं कि इट विल नॉट सस्टेन द फील्ड। इसमें बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये जो जजमेंट, बहुत सारे दूसरे मुकदमात में उनकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी है, तो वो इंतज़ामिया तो ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हुकूमत, तो वो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे दूसरे केसेस में। जी सर, ऐसा ही है, ये वाज़ेह स्ट्रेटजी है नज़र आ रही है दूसरी तरफ से कि वो जो कंटेस्ट कर रहे हैं और वो नॉन प्रोसिक्यूशंस में बेल्स खारिज करा रहे हैं खान साहब की। तो इस केस से मेरी जो एप्रीहेंशन है कि जो ही इनको सस्पेंशन मिलेगी और सस्पेंशन को सादा अल्फाज में कह सकते हैं ज़मानत मिलेगी, तो दीगर केसेस में खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उनको गिरफ़्तार करके जब उसमें इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की जाएगी और अपेरेंटली कोई ख़ास सब्सटेंस नज़र नहीं आता, तो उसमें भी खान साहब को पोस्ट अरेस्ट बेल मिलने के बड़े वाज़ेह इम्कान हैं। जनाब फ़खर रहमान साहब, आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि हम तो गिरफ़्तारियाँ करते हैं जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं, हमारी आँखें हमारे कान वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो वो जज साहब ने कहा कि आप दिमाग भी अप्लाई करते हैं या सिर्फ आँखें और कानों से ही सुनते हैं, तो ये बताइए कि क्या इस पर। लेकिन ये बड़ा एक अजीब सी बात थी कि वो कह रहे हैं कि IB जब लिख के भेज देती है कि अगर फ़खर रहमान साहब एक बहुत ही बुरे आदमी है, तो जो डिप्टी कमिश्नर साहब बात को बड़ा ज़ोर दे के कह रहे थे कि जनाब ये आप रिपोर्ट देखें, उन्होंने हमें कह दिया और हम तो रोज़ाना मीटिंगें करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। पहली बात तो ये कि लगता है आप मुझसे कोई बदला लेना चाह रहे हैं,
जो मेरे ऊपर जो है ना मिसाल डाल दी आपने। मैंने मिसाल दी नहीं, है। उन्होंने जज साहब ने ये भी कहा था कि इसके साथ जो मैंने जज साहब का एक रिमार्क सुना और जो रिपोर्टेडली वो ये था कि क्या आप हम अंधे हैं? आप हमें अंधा समझते हैं? बात कहने की ये है कि जैसे उन्होंने बेसिकली कहा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, जिस तरह से आप ऑर्डर कर रहे हैं और बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम अंधे हैं? हमें नज़र नहीं आ रहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, वो बेसिकली कोर्ट यही बताना चाह रही थी कि वाई डोंट यू अप्लाई योर माइंड। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आ भी गई है तो आप उसको परखें तो सही, परखें तो सही ना, फर्दर चीज़ें तो दें। हाँ, मतलब एक आदमी अगर आपको कह दे कि जी मैंने खौफनाक किस्म का ख्वाब देखा है, तो उसके बुनियाद के ऊपर आप ये MPO लागू करके और उसको पकड़ के बैठ जाएं कि जी ये ख्वाब में मुझे ये आया था, ये मेरा गले की तरफ इसके हाथ बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है। कोर्ट ने आज जिन चीज़ों को हाईलाइट और ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप को समझाने की कोशिश की है कि आप ये जिस किस्म के इख्तियारात का, जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे थे कि अब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है, एक अब्यूज़ ऑफ पावर है, एक आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर है। ठीक है ना, आप कायदे कानून यानी कि जिस चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसको लीगली सब्सटेंशिएट ही नहीं कर पाते। कोर्ट आज यही पूछ रही थी कि हम एक केस में उसको बरी करते हैं, आप दूसरे केस में उसको कर लेते हैं, यू आर मेकिंग ए मोकली ऑफ द कोर्ट। अच्छा, इसका मैसेज क्या जा रहा है? इसका मैसेज ये जा रहा है कि पाकिस्तान में अदलिया जो है, जैसे उसके ऑर्डर्स की कोई वक़्त नहीं है, जजेस का कोई स्टेचर नहीं है, और आप बाहर से लोगों को जब ये मैसेज देते हैं कि आए जी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो वो सरमाया देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की अदालतों में लोगों को इधर से पकड़ धकड़ जारी है, कोई जजमेंट आ भी जाती है तो वो इन्फोर्स नहीं हो पाती। या योम आज़ादी के ऊपर आप कोई बंदा अपनी पार्टी की पसंद का झंडा कर लहराते हैं तो उसको पकड़ के जनाब झंडे समेत आप अंदर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ये योम आज़ादी के दिन आप किस किस्म का मैसेज देते हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी ये चौधरी परवेज़ इलाही के केस में मैं अभी ऑब्जर्वेशंस में देख रहा हूँ, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये बड़ी बात कही है, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि आप अदालतों को इन लड़ाइयों में मुलव्वस क्यों करते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप किसी जेन्युइन केस में किसी मुल्ज़म को सज़ा दिलवाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाना ये तो कोई अच्छी रवायत नहीं है। और जब तक ये लोग बैठकर एक दूसरे के साथ मामलात नहीं सुलझाएंगे ये सिलसिला तो चलता रहेगा। और हमारी तरफ आप क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ये आप कर रहे हैं? तो मुल्ज़म जो है, उन्होंने कहा वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। जी सर, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा आपने फरमाया कि आप केस बनाने की कोशिश मत करें, जब कोई सब्सटेंस हो, कोई मवाद हो, वो लेके आएँ। अगर आप इस तरह बेसलेस एलिगेशंस पे, ज़ुबानी इल्ज़ामात पे अदालत में ले आएंगे तो अदालत में इस तरह के केस खड़े नहीं रह पाते। अदालतों का एक बाकायदा निज़ाम है जो कि स्टार्ट होता है मजिस्ट्रियल कोर्ट से, फिर सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जिन केसेस में मवाद नहीं होता सर, उन केसेस को तो वो केसेस उनमें एक्विटल रेशो बहुत ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान में मैं अर्ज़ करूँ, हमारी पुलिस के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक्विटल रेशो बहुत हाई है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से क्रिमिनल केसेस दायर होते हैं, और अगर आप लीजिए बीइंग अ लॉयर और एक तालिब इल्म होने के नाते कानून का जो कि फ़ौजदारी साइड पे वकालत करते हैं, मैंने ये देखा है कि फ़ौजदारी केसेस में एक्विटल रेशो बहुत हाई है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अब सियासी मुकदमात बन रहे हैं, इनमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कन्विक्शन रेशो 1% भी ना हो। 1% भी ना हो। और इसके बाद आप आला अदालतों को या नीचे जो है ना, आप ये कसूरवार ठहराते हैं कि जी मुकदमात का ढेर लगा हुआ है और मुकदमात की तरफ फोकस नहीं किया जा रहा। जब इस तरह के सैकड़ों केसेस आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बनाएंगे, देखें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं। लेटेस्ट फैसला जो था अनीता तुराब का था, जिसमें कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी ने इनलीगल ऑर्डर जो है नहीं मानना है। यहाँ पर वाज़े तौर पर लकीर खींच दी गई है कि गवर्नमेंट इज़ ए सेपरेट थिंग, स्टेट इज़ ए सेपरेट थिंग। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। आज मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को जब सुन रहा था ना, और IG साहब को भी सुन रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि अब डिप्टी कमिश्नर साहब वॉज ए यंग ऑफिसर, तो उनको अब इस्लामाबाद की डिप्टी कमिश्नर मिली हुई है तो उसको गिव अप तो नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी प्राइस बड़ी हैवी है। आप इस तरह की चीज़ें आपको करना पड़ रही हैं, आप MPOs के ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपको कहा जा रहा है आप कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे वो चाबी वाला गुड्डा वैसे आप नाच रहे हैं, जैसे वो बंदर तमाशा होता है ना, बस जो किसी ने कह दिया
तो आपने वो करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी मुलाजमत चलेगी इसी तरह, इसके अलावा तो आप वहाँ पर वो कर ही नहीं सकते। लेकिन अब आज जो मैसेज आया अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वेरी लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल। कि आप डोंट आप फ्रस्ट्रेट द कोर्ट्स। नहीं, दूसरा ये है कि ये देखें, कल को ये 2 हफ्ते के बाद अगर ये कंटेम्प्ट में प्रोसीडिंग्स हो गई, दिस इज़ गोइंग टू बी ए केस लॉ। आपको ये मैं बता रहा हूं, पेशावर हाई कोर्ट में जजेस ने कहा कि हम एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे। जी, मैं यही आई वाज यू नो मुझे एक आ रहा था कि भाई एक यंग ऑफिसर है, बट ही कुड हैव सेड कि जी नहीं, मैं ऑर्डर गलत पास नहीं करता, और जो वाकई जेन्युइनली अगर कोई इंटाइस कर रहा है किसी को, उसको पकड़ के आप अंदर करें। लेकिन एवं ही सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो वज़ीर दाखिला के साथ ये हुआ था उनके ज़माने में, तो हमने हिसाब बराबर करना है, उनकी बेगम को भी ले आए पकड़ के और सारा। और देखिए शेर अफजल वो जो हैं मरवत साहब, वो एफिडेविट उन्होंने कहा मुझसे ले लें, ये जेल का रिकॉर्ड है कि आप 1 महीना 24 दिन कोई बंदा सवाए मेरे इनसे मिला नहीं, तो ये कौन से बंदे इसको इंटाइस कर रहे हैं। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जो आज हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब बाबर सत्तार साहब ने जिस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है, वो ये कहा है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड विद जुडिशियल प्रोसीजर, आपने इस चीज़ों को देखना है। ये नहीं है कि आपको एक ब्लाइंड ऑर्डर मिल गया कि जी ये बंदा सलाखों के पीछे से बाहर निकल ना पाए। भाई कैसे ना निकल पाए वो आप जाने भुगते हैं आप। अब उन्होंने कहा है कि जब आप इस तरह के अहकामात ऑर्डर्स के ऊपर ब्लाइंडली आप चलेंगे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, तो फिर यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस विच इज़ वी आर गोइंग टू इनिशिएट नाउ, कि आप अदलिया का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। हम ऑर्डर कर रहे हैं निकले, और आप जैसे आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक शख्स को आया था अदालत से पकड़ा, तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, इसीलिए किया था कि भाई आप दोबारा ये ऐसा काम ना, यानी एक बंदा जो है ही इज़ कमिंग इनटू द रेफ्यूज ऑफ दिस कोर्ट, आप वहाँ से उसको नहीं उठा सकते। अभी आप मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी आपकी बात काटी, मैं जी आज कमरा अदालत में जिस वक्त बाबर सत्तार साहब की सारी वो मैं उनके रिमार्क्स और उनकी वो जो गुफ्तगू मैं सुन रहा था, तो मैं उस कमरे में अपने आप को बड़ा महफूज तस्वर कर रहा था। बड़े अरसे के बाद मुझे ये एहसास हुआ किसी कमरा रूल ऑफ लॉ जो है ना कि यहाँ पर, और कोई उनको कोई बदतमीज़ी नहीं थी उनके लहजे में, कोई गर्मी नहीं थी, वेरी काम, और जो कानून हर चीज़ पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, और उन्होंने कहा और तैयारी करके आए हुए थे केस की। तो मैंने वहाँ पे साकिब बशीर साहब खड़े थे, पीछे हमारे वो फ़याज़ जो लड़का खड़ा था, मैंने उससे कहा, मेरे आगे सदीक जान था, पूरा कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। yes. मलिक साहब शहरयार अफरीदी के साथ बैठे हुए थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये अतर मिनुल्लाह साहब हैं, और ये वो जो एक पुराना माहौल था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिग्निटी देखें, मैं कोई किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हर जज का एक अपना तरीका है। ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब जो है ना, वो उनका एक अपना स्टाइल है, जिस स्टाइल में हमें ये नज़र आता है कि उनमें कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो चीज़ें चल रही हैं उनको, जिस तरह आज बाबर सत्तार साहब ने उनको डील किया है, तारिक जहांगीरी साहब ने जिस तरह चीज़ों को डील किया है, गुल हसन साहब करते हैं, बाकी साहब भी करते हैं, कभी कभार ख्वाजा साहब से भी हम ये नज़र आ जाता है गुफ्तगू की हद तक, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। बट टुडे आई फेल्ट ग्रेट। नहीं, ये जो फीलिंग आप बता रहे हैं ये मेरा ख्याल में अक्रॉस द कंट्री गई है। हाँ, ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री गया है। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी आला अदालतों से इस किस्म का पैगाम नहीं जाएगा कि पाकिस्तान में अदालतें और जजेस साहिबान जो हैं अपने आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो फिर तो ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले कई अरसे से जो इंतशार फैला हुआ है ये लोगों के अंदर चला गया है। वो अब उनको ये अच्छा जी मलिक साहब, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट बार ने पटिशन दायर कर दी है, इलेक्शंस, उन्होंने कहा जी ये नई मरदमशुमारी को कलअदम करार दें फैसले को, और पुरानी मरदमशुमारी पर करें 90 दिनों के अंदर इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट बार की ये पटिशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर सकती है? सर मैं ये समझता हूँ, मेरी अदना राय में सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन बड़ी अहम है, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार ये कहना चाह रही है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं। देखिए, हमें आइन के इशू पे कतन किसी भी हवाले से कंसेशंस डिमांड नहीं करने चाहिए।
हमारा लेकिन 90 दिन जो है पंजाब और केपी के हवाले से तो वो हम क्रॉस कर चुके और कोई तौहीन अदालत नहीं, कोई किसी को हुआ कुछ नहीं। सर, 2 wrongs कांट मेक अ राइट। मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस मौके पे जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब शायद अप्रोच डिफरेंट, अब अप्रोच डेफिनेटली डिफरेंट होगी और अदलिया आइन के अमूर पे कंप्रोमाइज़ मैं नहीं समझता कि करेगी। और जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटिशन है, मैं ये समझता हूँ कि ये पिटिशन हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगी। अच्छा, इसमें एक ये बताइए एक बात कि ये अगर इसको बंदयाल साहब फुल कोर्ट ही बना दें कि आए सारे जजेस सुने, एक कलेक्टिव विजडम दें, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा इलेक्शन के हवाले से। बिल्कुल देखें, इसमें बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फुल कोर्ट बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जस्टिस मुनीब ने एक डिटेल रीजनिंग दी है ये पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने नोट की हैं उसमें। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल दोनों ने ये कमिटमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि हम सारा इलेक्शन एक ही दिन कराना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर केपीके और पंजाब के जो वज़राए आला ये थे जो इसके अंदर ईसीसी की मीटिंग में बैठे हुए थे, उसके अंदर वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए वो मीटिंग ही जो थी वो उसकी कानूनी हैसियत जो है, आईनी हैसियत जो है, वो उस मीटिंग को इनवैलिडेट कर देती है। लिहाजा वो जो उन्होंने फ़ैसला किया है, ये अभी जो बार की पिटिशन जो गई है, दरख्वास्त गई है, इसके अंदर वो मामला आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और जी आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, प्लीज़। वो जो नैब तरामीम है वो भी 18 अगस्त उसकी पेशी है, तो अब तो वो तो आर्गूमेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे। जी, मैं आपको उसके बाद बता दूं कि जब लास्ट हियरिंग 16 मई को हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त फैसला ये हुआ था कि सब तमाम फ्रीकैन को कहा गया था कि आप अपनी कंसाइज स्टेटमेंट दे दें, वो हमें लिख के दे दें। तो जब मेरी इस सिलसिले में एक मोअज़्ज़ज़ वकील जो उन्होंने कहा, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है कौन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे दी हैं। ऐन मुमकिन है जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट, जुमे का दिन है, ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप पिंडी से तशरीफ़ लाए। बहरहाल इम्पॉर्टेंट दिन था आज, और आगे आने वाला जो टाइम है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमें उम्मीद और तवक्को रखनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ होगा। और अब क्योंकि ये गवर्नमेंट निगरान हुकूमत, अनवारुल हक काकड़ साहब एक बड़े मुतवाज़न और एक गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं, और उनसे तवक्को भी की जा रही है कि वो, इसीलिए वो टाइम भी ले रहे हैं अपनी काबीना को बनाने में कि ऐसे लोग आएँ जो मुतनाज़ ना हों, ताकि चीज़ों को सही अंदाज में हल किया जा सके। और अदालत ने भी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से कंडक्ट किया है, तो लगता है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रूल ऑफ लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री। महंगाई ने जो दम इंसान का जो इस वक्त जो हम लोगों का जो बिल्कुल भरकस निकाल दिया है, वो अगर रूल ऑफ लॉ होगा तब भी उसको हम कंट्रोल करने की तरफ बढ़ सकेंगे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।